नमस्कार दोस्तों, क्या कारण है कि आज उपराष्ट्रपति को काफ़ी कुछ बोलना पड़ रहा है? क्या सच में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है या न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी भूलती जा रही है, या फिर कार्यपालिका को न्यायपालिका का न्याय अपने पक्ष में दिखता नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उपराष्ट्रपति को न्यायपालिका की उसकी हदें बतानी पड़ रही हैं? क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे तो साफ मालूम होगा कि मामला अब मतलब आगे निकट भविष्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जबरदस्त ठहरने वाली है। कई सारी बातें भी हो रही हैं और इस समय जिस तरह से विपक्ष बात बात में याचिका दायर करने कोर्ट पहुंच जा रहा है, जिस तरह से याचिका एक्सेप्ट कर ली जा रही है, उसमें यह साफ दिख रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मामला वक्फ का हो या राज्यपाल द्वारा किसी रोक टोक का, मामला संगीन है और जनता भी इन मामलों पर सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो गई है। आगे बढ़ने से पहले सुनाते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बातें। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently, and the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is dwindling. उपराष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो एक गंभीर संकट की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है, और ऐसा नहीं कि ये चिंता उपराष्ट्रपति तक ही सीमित है, बल्कि कोर्ट को लेकर इस सोशल मीडिया पर भी इस समय कहा जाए तो काफ़ी लोग मुखर हैं। तो क्या कहा जाए इसे? क्या हाल फिलहाल में कोर्ट के न्याय से, जजों के अनाप शनाप निर्णयों से, कैश कांड से न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगाया है? लोगों के बीच ये चर्चा आम है कि जब भी कोई मामला हिंदू धार्मिक स्थल से जुड़ा होता है तो कोर्ट का रुख थोड़ा अलग नजर आता है, और जब वक्फ बोर्ड या मुस्लिम पक्ष की बात आती है तो सुनवाई का ट्रीटमेंट ही अलग दिखता है। अब इसे इन एग्जाम्पल से समझिए। 2019 में ज्ञानवापी से जुड़ा मामला हाईकोर्ट गया। कोर्ट ने कहा कि पहले ASI सर्वे कराओ। जैसे ही मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने झट से स्टे लगा दिया, वो भी 2 दिन में ही। अब उसी दौरान जब हिंदू पक्ष ने किसी और विवाद को लेकर केस दाखिल किया तो उन्हें बोला गया कि आप हाई कोर्ट जाइए पहले। तो सवाल ये है कि क्या हम 2 अलग अलग थर्मामीटर से नाप रहे हैं न्याय को? जब हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया तो कोर्ट ने फौरन सख्ती दिखाई। CJI ने तकरीबन तंज में कहा कि क्या आप मंदिरों के बोर्ड में भी गैर हिंदुओं को शामिल करेंगे? अब ये सुनकर आपको शायद लगे हाँ बात तो सही है, लेकिन फैक्ट ये है कि तिरुपति मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर और पशुपति मंदिर जो कि नेपाल में है, जैसे कई हिंदू मंदिरों के बोर्ड में पहले से ही ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग रह चुके हैं, और वो भी सरकार के आदेशों से। तो ऐसा क्यों है कि जनता को सोशल मीडिया पर कोर्ट के फैसले बिल्कुल ही विरोधाभासी लग रहे हैं? क्यों जनता इस बात पर चर्चा कर रही है कि एक तरफ जब बात आती है हिंदू धार्मिक स्थलों की तो कोर्ट न केवल ऐतिहासिक साक्ष्य, कार्बन डेटिंग, पुराणों और अंग्रेजों के दस्तावेज तक की मांग करता है, जैसे कि भूतशाला, ज्ञानवापी और राम मंदिर जैसे मामलों में। इन मामलों में कोर्ट बहुत कठोरता से सवाल उठाता है और साक्ष्य पेश करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वही कोर्ट वक्फ मामलों में कहता है कि मुस्लिम पक्ष कागजात या कागज कहां से लाए। यह सवाल उठता है कि क्या कोर्ट का यह रवैया निष्पक्ष है या फिर इसका कोई छिपा हुआ एजेंडा है? अब अगर हम 1972 के शेषामल और 2024 के मालाबार मामलों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुजारी का पद सेकुलर है, यानी उसे धर्म से जोड़ने की बजाय एक प्रशासनिक पद माना जाना चाहिए। लेकिन जब बात वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं की होती है तो धर्म को इसमें क्यों इतना महत्व दिया जाता है? यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब एक मामले में धर्म को तटस्थ रूप से देखा जा सकता है तो दूसरे मामलों में क्यों नहीं? सबरीमाला मंदिर सैकड़ों साल से एक परंपरा का हिस्सा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उस पर फैसला सुनाया जिसमें महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया गया, जबकि वह परंपरा हजारों साल पुरानी थी। लेकिन वही कोर्ट मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर एक ठोस निर्णय लेने में क्यों नाकाम रहा? इसे असमानता के चश्मे से देखा जाए या कुछ और कहा जाए? जब हम 2019 में त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा के मामले की बात करते हैं तो वहां कोर्ट पशु बलि पर रोक लगा देता है, जो हिंदू धर्म में प्रचलित रीति थी। चलिए, कोर्ट का सम्मान करते हुए उसके जजमेंट को हम सिर्फ आंखों पर रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर बकरी ईद जैसे अवसरों पर सार्वजनिक रूप से बलि दी जाती है और इस पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होती। फरीदाबाद के लकरपुर खोरी गांव के 10,000 परिवारों से 6 सप्ताह में भूमि खाली करने का आदेश दिया गया। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के 4300 मुस्लिम परिवारों के लिए 17 वर्षों की सुनवाई के बाद भी रेलवे भूमि खाली करने पर रोक लगाई गई और सरकार ने विस्थापितों को घर देने का आदेश दिया। अब ये कोर्ट बताए कि हमें ही उसके निर्णय गलत दिख रहे हैं या सच में न्याय में कुछ असमानता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर न्यायपालिका के फैसले भी सिलेक्टिव दिखने लगे और सुप्रीम कोर्ट भी नैरेटिव बैटलफील्ड का हिस्सा बन जाए तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे? क्योंकि एक वक्त था जब कोर्ट आखिरी उम्मीद थी, पर अब लगता है कि वो उम्मीद भी अब केस बाय केस बदलती जा रही है। उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी अचानक नहीं आई है, ये एक जवाब है उस चली आ रही टेंडेंसी का जिसमें पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट कई बार कार्यपालिका यानी सरकार के क्षेत्र में दखल देता दिखाई देता है। कभी गवर्नर की भूमिका पर टिप्पणी, कभी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल और कभी विधायिका के निर्णयों पर रोक। इसलिए उपराष्ट्रपति का यह बयान एक चेतावनी थी कि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या करना है, सरकार चलाना नहीं। राज्यपाल अगर कोई बिल रोक रहे हैं या फाइलें लंबे समय तक अटका रहे हैं, जिसको लेकर पूरा का पूरा ये बवाल भी खड़ा हुआ है, तो उसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना ही होगा या राज्यपाल को निर्णय लेना ही होगा, तो यह सीधा कार्यपालिका के अधिकार में हस्तक्षेप है। यानी ऐसा लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट अब एक सुपर सरकार या सुपर संसद की भूमिका में आ चुका है, जहां फैसले राजनीतिक नहीं न्यायिक हो रहे हैं। याद कीजिए 2013 के दौर को। 2013 में ईपीए 2 के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा था, घोटाले, भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, लेकिन फिर भी उस समय की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कोर्ट का रुख नहीं किया। क्यों? क्योंकि तब तक बीजेपी को ये आइडिया ही नहीं था कि कोई विपक्षी पार्टी याचिकाओं के रास्ते सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर सत्ता के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। यानी कोर्ट तब तक एक लीगल रेमेडी था, न कि पॉलिटिकल अलाई। लेकिन वक्त बदला और केस दर केस कुछ पैटर्न नजर आने लगे। पीआईएल एक खास दिशा में दायर हो रही थी, सुनवाई की टाइमिंग राजनीतिक घटनाओं से मैच कर रही थी और तब सत्ता पक्ष को भी समझ आया कि यहाँ बड़ा खेल हो रहा है। एक और चीज पर हम नजर दौड़ाते हैं कि इस समय सीजीआई हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। इनके बाद अगले चीफ जस्टिस होंगे बीआर गवई। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने एक बार कांग्रेस पार्टी के साथ अपने परिवार के संबंधों का खुलासा करते हुए कहा था कि उनके पिता इस पुरानी पार्टी से जुड़े थे और उनके भाई अभी भी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के कुछ सांसद हैं जो वकील भी हैं और जो वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जीरा भी कर रहे हैं। ये वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई वकील एक केस में सरकार को कोर्ट में चुनौती दे रहा है और वही वकील अगले दिन संसद में विपक्षी नीति बना रहा है, तो इन सब बातों के बावजूद निष्पक्षता रह जाएगी। और क्या ये नैतिक रूप से ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम इतना दगदार क्यों है कि उपराष्ट्रपति को सामने आना पड़ा? उपराष्ट्रपति का काम आमतौर पर संसद तक सीमित होता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति को न्यायपालिका की भाषा बार बार सरकार को हेल्पलेस, डिटेक्टेबल या बाईपास करने लायक बताने लगे, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट का बोलना सही नहीं है?
देखा जाए तो इस पूरे विवाद में बीजेपी को शायद ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस और उससे जुड़े लॉबिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भी एक रणनीतिक मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं। सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन उनका अतीत और वर्तमान दोनों एक राजनीतिक रंग से रंगे हुए हैं, और जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में संतुलन बिगड़ता है तभी उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को बोलना पड़ता है। याद रखिए, संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन जब जजों के फैसले संसद से ज़्यादा सरकार तय करने लगे तो सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे। अब जरा सोचिए कि जब देश का उपराष्ट्रपति खुद यह कहने लगे कि कुछ जज अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, कार्यपालिका और विधायिका के कामों में दखल देने लगे हैं, तो यह कोई मामूली बात तो है नहीं। जब वो कहते हैं कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को निर्देश देना अदालतों का काम नहीं है, तो यह सीधे तौर पर जुडिशियल ओवररीच का आरोप है। और फिर उन्होंने जो अगला सवाल उठाया कि जजों को अपनी संपत्ति घोषित क्यों नहीं करनी चाहिए, जब एक आम उम्मीदवार से लेकर हर सांसद और विधायक को यह करना होता है, तो ये सवाल न्यायपालिका की पारदर्शिता और उसकी नैतिक जिम्मेदारियों पर सीधा हमला करता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी आम नागरिक के घर से जले हुए नोट मिलते तो अब तक पुलिस ने बिजली की रफ्तार से केस दर्ज कर लिया होता। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से ऐसी खबर आती है तो न कोई एफआईआर, न कोई जांच, और कार्रवाई की रफ्तार बैलगाड़ी से भी धीमी। और यही वो पैटर्न है जिसे उपराष्ट्रपति ने उजागर किया है, सामने लाया है। न्यायपालिका की असीमित ताकतें और उनका किसी जवाबदेही से मुक्त होना। अब इसी कड़ी में जोड़िए वक्फ कानून का मुद्दा, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया, राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो चुके हैं और जेपीसी जैसी प्रक्रिया से भी गुजर चुका है या पूरी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद अब भी न्यायालय उस कानून की सुनवाई कर रही है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या संसद अब सिर्फ दिखावे की संस्था रह गई है? क्या लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था की शक्तियों को चुनौती दी जा रही है? इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, उपराष्ट्रपति की टिप्पणियां, जजों को लेकर उठे सवाल, वक्फ कानून की न्यायिक समीक्षा, तो साफ साफ लगता है कि आने वाले दिनों में संवैधानिक शक्तियों की खींचतान और टकराव और ज़्यादा इनके बीच में देखा जाए तो बढ़ सकता है। और बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में हम देश को राजनीति और न्यायपालिका से जुड़ा कोई बड़ा ऐतिहासिक मोड़ पर देखें।